आज हम पढ़ेंगे हमारे अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ होंगे और आंकिक प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव, इसके आंकिक प्रश्न, पुनरावृत्ति एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। दो प्लेटों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है और विभवांतर उन दोनों के बीच में 200 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपने अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ा है। हम देख लेते हैं इस सवाल में हमें दिया क्या क्या है। हमें दिए डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में। तो जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हम सबसे पहले उसको SI सिस्टम में एक ही यूनिट में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने का मतलब है 10 की घात ऋण 2 का गुणा करना। तो ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट। अब हम जानते हैं तीव्रता हमको निकालना है। हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। संधारित्र की जब आपने धारिता निकाली तब इस सूत्र का इस्तेमाल किया था विभवांतर निकालने के लिए। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध आपने निकाला, जिससे आपने विभव प्रवणता की परिभाषा भी निकाली, उसमें ये फार्मूला निकला है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, तीव्रता गुणित दूरी। तीव्रता क्या, E, दूरी क्या, D। तो हमको क्या निकालना है, E। तो हम इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर पक्षांतर हो जाएगा D का, तो V/D आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज रख देंगे। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 200 वोल्ट है, हमने इसको ऊपर रख दिया। D की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कितनी है, 2 × 10 की घात ऋण 2। अब इस 2 से हम इस 200 को काट देंगे। कितनी बार कटेगा, 100 टाइम्स। 2 एकम 2 और ये डबल 0, ये हमारा 10 की घात ऋण 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 10 की घात 2 ये और 2 0 ये, तो 10 की घात 4 आ जाएगा। यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये निकला है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट V ऊपर है, D नीचे है। और एक तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q0, उससे इसका यूनिट क्या निकलता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले हैं, आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चालक को 10 की घात ऋण 8 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, क्या होगी। तो हम देख लेते हैं। Q बराबर हमको क्या दिया है, 10 की घात ऋण 8 कूलाम। वोल्टेज कितना दिया है, 100 दिया है। अब धारिता हम जानते हैं, निकालना है। C बराबर क्या होता है, Q/V। किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जितना उसको आवेश दिया जाता है उसी को कहते हैं चालक की धारिता। अब Q हमारे पास है 10 की घात ऋण 8, हमने ऊपर रख दिया। वोल्टेज हमारे पास है विभवांतर 100, अब ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, तो ये ऋण का हो जाएगा। 100 यानी 10 की घात 2, 1000 यानी 10 की घात 3, 10,000 यानी 10 की घात 4, तो ये 10 की घात ऋण 2 ऊपर हो गया। 8 और 2 क्या हो गए, 10 हो गए। यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है धारिता का। तो ये आ गया हमारा 10 की घात ऋण 10 फैरेड। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। माइक्रोफैरेड को किस में चेंज करेंगे, फैरेड में चेंज करेंगे। आपको पता है 1 माइक्रोफैरेड 10 की घात ऋण 6 फैरेड के बराबर होता है। 1 नैनोफैरेड 10 की घात ऋण 9 फैरेड के बराबर होता है। 1 पिकोफैरेड 10 की घात ऋण 12 फैरेड के बराबर होता है। तो हमने इसको चेंज किया। अब हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है। गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये एक प्रश्न है। उसका डेरिवेशन आता है, तो C = होता है 4πε0r। 4πε0 कांस्टेंट है, ये तो आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं। लेकिन 1/4πε0 की वैल्यू होती है, कूलम्ब्स लॉ से ये आपने सीखा है, 9 × 10⁹ तो हम 4πε0 इसके निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/9 × 10⁹। अब हमने इस फार्मूले में ये मान रख दिए। C की जगह कितना, 10 की घात ऋण 6, ये इस तरफ आ जाएगा। 4πε0 की वैल्यू कितनी है आई,
1/9 गुणित 10 की घात 9 ये रख दिया। आर हमको कैलकुलेट करना है तो आर को यहीं रहने दिया। इसका पक्षांतर करोगे तो ये किस में है, भाग में है, तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 10 की घात ऋण 6 गुणित 9 गुणित 10 की घात 9, ये आर की वैल्यू आएगी। अब इसको आप देख लीजिए, 9 में से 6 गया 3, तो 9 गुणित 10 की घात 3 आएगा। मीटर में हमको व्यास निकालना है तो त्रिज्या आ गई। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, तो हम 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणित 9 गुणित 10 की घात 3, तो 18 गुणित 10 की घात 3। देखिए साइंटिफिक जो फिजिक्स में वैल्यू लिखी जाती है, आंसर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाती है, उसमें पहली अशून्य संख्या के बाद दशमलव होता है। तो यहाँ 18.0 है, दशमलव यहाँ है। आपको पता है दशमलव को जब हम बाईं तरफ खिसकाते हैं तो 10 के ऊपर एक घात प्लस की बढ़ जाती है, और दाईं तरफ खिसकाते हैं तो एक माइनस की बढ़ती है। तो यदि हम इसको साइंटिफिक मेथड से लिखें तो ये आएगा 1.8 × 10⁴ मीटर। तो ये आंसर लिखेंगे तो भी आपका सही है, और ये आंसर लिखेंगे तो भी आपका सही है। तो ये न्यूमेरिकल हमने इस चैप्टर से संबंधित किए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो r दूरी पर आपने डेरिवेशन किया है बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r²। ये हमारी तीव्रता का सूत्र है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको r² दिख रहा है नीचे नीचे, यानी व्युत्क्रमानुपाती। यदि ऑप्शन में ये दिया है तो ये 1/r² होगा। 4 ऑप्शन में से एक 1/r भी हो सकता है, 1/r त्रिघात भी हो सकता है, लेकिन सही क्या होगा, 1/r²। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ये भी हमने जब कूलाम्स लॉ पढ़ा था तब आपको बताया था। 8.85 × 10⁻⁻12 c² मीन्स कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे ध्यान रखें। 6th क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, और साथ ही हम 180 का भी आपको बता देंगे। तो ये कार्य का सूत्र है Pe1 - cos थीटा। इसमें एक डेरिवेशन हमने किया था, τ = P sin थीटा। यदि मानक स्थिति से द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मानक स्थिति माने 90 डिग्री, और 180 से यदि हम घुमाएं तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो 180 से हम निकाल के देखते हैं, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1 होती है, तो ये हो जाएगा Pe1 -1 यानी 2P। ये 180 में 2P मिलेगा, और W का सूत्र हमारा ये है 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स कैसे निकलता है, फ्लक्स निकलता है गॉस थ्योरम से। phi E = Q/ε0। अब ये एकांक धनावेश है, एकांक का मतलब एक, यूनिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा। ये ऐसा भी आ सकता है, यदि ऑप्शन में आपके आ रहा है ε0 की पावर -1 इनवर्स, तो ये और ये एक ही बात है। ε0 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर इस पे कुछ नहीं है, माने 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ε0 इनवर्स माने -1, या ε0 की घात -1, या 1/ε0। 8th क्वेश्चन है हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने तीव्रता निकाली है केंद्र से r दूरी पर, अक्षीय स्थिति में भी निकलती है और निरक्षीय स्थिति में भी निकलती है, लेकिन अक्षीय स्थिति में कूलम कांस्टेंट आगे आता है 1/4πε0 2P/r³ r त्रिघात अक्षीय में, और निरक्षीय में आती है P/r³, लेकिन r³ सम में आता है। इसका मतलब है E समानुपाती 1/r त्रिघात या r की पावर -3। ये दोनों आंसर सही हैं। r त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बिंदु आवेश के कारण r वर्ग से ध्यान रखना। धातु का परावैद्युतांक कितना, अनंत। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। और वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है।
ये शून्य गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव भी दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो v समानुपाती r²। द्विध्रुव के कारण जितने हमने 2 सूत्र निकाले, देखिए निरक्षीय स्थिति में तो द्विध्रुव क्या होता है? 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में r दूरी पर यदि हम विभव निकालें तो वो 1/r² आता है। विभव का सूत्र ही है 1/4πε0 q/r²। q/r और द्विध्रुव के कारण 1/r²। निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये दोनों डेरिवेशन हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। तो आपने पढ़ा है समविभव पृष्ठ के गुण में, मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि वो लंबवत होती, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती। लंबवत का मतलब कोण कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा 12th क्वेश्चन है। 13 कूलाम पर वोल्ट किस राशि का मात्रक है? देखिए ये जनरल यूनिट नहीं लिखा है उस राशि का। देखिए कूलाम मतलब आवेश ऊपर, वोल्ट मतलब v नीचे, q/v। q/v का मतलब क्या होता है? धारिता c, जिसका मात्रक क्या है? फेरेड है। तो फेरेड और कूलाम प्रति वोल्ट दोनों एक ही बात है। तो यदि कूलाम पर वोल्ट आता है तो ये काय का? कैपेसिटी का है, कैपेसिटेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास लाते हैं तो आवेशित चालक का विभव कितना हो जाता है? कहने का मतलब कम हो जाता है या बढ़ जाता है? तो जब भी कोई अनावेशित चालक लाया जाता है, संधारित्र का सिद्धांत है, तो आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लाते हैं तो प्रेरण की क्रिया होती है। अंदर के सतह पर माइनस चार्ज आता है और बाहर की सतह पर प्लस चार्ज आता है। तो अंदर वाला माइनस उसके विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो अनावेशित चालक यदि लाएंगे तो विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के 2 डेरिवेशन हमने किए हैं, उनमें आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ी है। प्रेरण से अंदर वाले तल पर ऋण, बाहर वाले तल पर प्लस, और बाहरी तल पृथ्वी से जुड़ा होता है तो प्लस पृथ्वी में चला जाता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? सवाल ये कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से बल निकालते हैं तो हम करके देखते हैं, दुगना करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ ये हमारा फार्मूला है, ये कूलम कांस्टेंट 1/4πε0 q1 q2/r²। अब दूरी को हम डबल कर देते हैं, ये r को डबल कर देंगे तो 2r का स्क्वायर होगा। 2r का स्क्वायर आएगा 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ लिख दिए मैंने 1/4, और ये पूरा का पूरा क्या है? f है। तो f डैश क्या आएगा? f/4। इसका मतलब है 1/4 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/4 गुना ये हो जाएगा। 15th हो गया। आगे बात समझ में, दूरी दुगनी करेंगे तो 1/4 गुना आएगा। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 और परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन में क्या संबंध है? ये है रिलेशन, एप्सिलॉन = ε0 k। यदि हम यहाँ कांस्टेंट किसी माध्यम की बात करते हैं तो ε0 के बगल में हम k लिख देते हैं इस फार्मूले में। उसका कारण ये है कि वहाँ एप्सिलॉन आना चाहिए। माध्यम यदि है तो या तो हम लिखें 4πε माध्यम की विद्युतशीलता, या हम लिख दें ε0 k, जहाँ k क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यमों के परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं। जैसे अभी वायु का बताया 1 होता है, धातु का क्या है? अनंत होता है। पैराफिन का जो है वो 2.25 और वाटर का होता है 78.2। तो अलग अलग माध्यमों के अलग अलग परावैद्युतांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं कैसी होती हैं? परस्पर समानांतर होती हैं यदि विद्युत क्षेत्र समान है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? ये 0 होता है। प्लस चार्ज होता है विद्युत द्विध्रुव पर और माइनस चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच में बहुत अल्प दूरी होती है। मध्य बिंदु 0 लेते हैं हम, इसी से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति सब हमने पढ़ा है। तो नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का विभव
अनंत शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? 0। उसी को रेफरेंस मान के हम चलते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र, ये हमने पिछले वीडियो में विभव का जो बनाया था, आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने निकाल के बताया। विभव mL2 t की पावर -3 a की पावर -1, ये एक्चुअली में W/Q होता है विभव का हमारा फार्मूला। तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। W होता है mL2t -2, W का विमीय सूत्र है mL2 और t माइनस ये 2, और Q का आप जानते हैं AT होता है। Q क्या होता है? IT, I धारा और T टाइम, धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। तो ये देखिए mL2 आ रहा है, T ऊपर जाएगा तो ये -1 बढ़ जाएगा, तो T -3 और A -1, इस तरह से ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 सेंटीमीटर के धातु के खोखले गोले पर 10 माइक्रो कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर 900 वोल्ट है विभव। गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है? ये सारी चीजें जो दी हैं ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। जितना सरफेस पर वोल्टेज होता है खोखले गोले के, उतना ही केंद्र पर होगा, तो वो कितना होगा? 900 वोल्ट, 900 वोल्ट। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो विभव का सूत्र क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। और ये हम किसकी? एयर की बात कर रहे हैं। कुचालक करेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट K लिखेंगे, इसका मतलब है वो 1/K गुना रह जाएगा, नीचे K आ जाएगा ना, तो वो घट जाता है, 1/K गुना रह जाता है। K क्या है? जिसमें माध्यम का परावैद्युतांक है। 23rd में हम देते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। मैंने अभी चर्चा भी करी और आपको याद भी होगा, ये 0 होता है। द्विध्रुव पर बराबर दूरी पर जो हम निकालते हैं तो +Q से +Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, और उधर माइनस आ जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 0 आता है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर आपने याद कर लिया होगा, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। E = -dV/dx। दूसरे शब्दों में विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, जिसका हमने उपयोग भी किया समानांतर प्लेट संधारित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 कूलाम के आवेश से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो धारिता उसकी कितनी होगी? तो आवेश दिया है, विभव दिया है, तो इसका मतलब है हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें फार्मूला पता हो। C = होता है Q/V। तो Q/V से 10/2, Q की वैल्यू 10 है, ये 2 है, 10/2 यानी 5 फैराड। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान होती है? डेरिवेशन किया है हमने। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो क्या बराबर होता है? आवेश बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर क्रम जोड़ने पर क्या बराबर होता है? मैंने बताया था समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव बराबर होता है। हर संधारित्र की प्लेटों पर विभव समान होगा, क्योंकि सारी प्लेटें 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ी रहती हैं। तो जो 2 बिंदुओं के बीच का विभव होगा वही प्रत्येक संधारित्र पर होगा, विभव समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। 28वां क्वेश्चन है हमारा। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसका मतलब है 1/3 + 1/3 + 1/3। LCM लेंगे 3 आएगा, ऊपर 1 + 1 + 1, तो 3/3, 1 माइक्रोफैरड। किसी आवेशित चालक में कितनी ऊर्जा संचित होती है? तो आवेशित चालक की ऊर्जा का सूत्र है U = ½ QV। एक तो ये है, दूसरा ½ CV², इसलिए है Q = CV होता है। ये देखिए यहाँ से Q = क्या होता है? CV। C और V का त्रिज्या गुणा करिए, तो यहाँ CV कर देंगे तो CV², और तीसरा Q²/C। ये भी हमने Q का रखा था, यदि V का मान रख दें यहाँ से तो ये Q/C रखाएगा इधर, तो Q²/C 1/2। तो ये 3 फार्मूले ऊर्जा के होते हैं। 30 क्वेश्चन है, क्या किसी बिंदु पर विभव शून्य हो परंतु तीव्रता शून्य ना हो? ऐसा होता है? जी हाँ, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है परंतु तीव्रता शून्य नहीं होती।
वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ, लेकिन विभव क्या आता है, 0 आता है। अब हम डिटेल में कुछ न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी की बुक में है, जो हमारी एमपी बोर्ड ने अडॉप्ट की है, उस बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करेंगे। चलिए समझिएगा। पहला क्वेश्चन उसमें से ये है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच में कितना बल लग रहा है? तो बल निकालने के लिए फार्मूला हमको पता है, कूलम्स लॉ। Q1 कितना दिया है, 2 × 10⁻7। Q2 कितना दिया है, 3 × 10⁻7। दूरी सेंटीमीटर में दी है, हम SI पद्धति में करते हैं तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10⁻2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0.3। कैसे हो गया? आप चाहें तो बटे 100 कर दें तो 0 से 0 कटेगा और 3 में 10 का भाग होगा तो 0.3 आएगा। इसमें वैल्यू रख देंगे। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये 9 घात में है। और Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻7, ये 10⁻9 है। आपको 109 दिख रहा होगा, ये पावर सही से नहीं लग पाई, ये 9 × 10⁻9 है। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 का वर्ग, R की वैल्यू रख दी तो 0.3 × 0.3, तो ये 2 × 10⁻7, ये 10 और 10 मैंने ऊपर कर दिए, पॉइंट हटा दिए इनके। 0.3 का पॉइंट हटा तो ऊपर इंटू 10, इस 0.3 का हटा तो इंटू 10। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। ये देखिए 9 ऊपर बचा, 3 × 3 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 3 6। अब देखिए 7 और 7 ये माइनस के 14 हो गए, और 9 और ये 2 10, 9 और 2 11, ऋण 7 और ऋण 7 घात जुड़ी तो ऋण 14, और ये 10⁻9 है और 10 और 10 तो ये 2 घात हो गई, तो 9 और 2 11, और इसमें से 14 में से माइनस का 14 है, 11 प्लस का है, घात घटेगी तो 6 × 10⁻³ न्यूटन ये दोनों के बीच में बल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। दूसरा प्रश्न, ये एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दो बातें निकालना है। दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अब देखिए बल हमें दिया है और दूरी निकालना है, फार्मूला तो वही लगेगा। ये Q1 की वैल्यू क्या दी है, 0.4 माइक्रोकूलाम, हमने इसको कन्वर्ट किया कूलाम में, 10⁻6 का गुणा, और -8 माइक्रोकूलाम हमने इसको कन्वर्ट किया। R दी है, निकालना है, F दिया है 0.2 न्यूटन। फार्मूला हमने लिखा कूलम्स लॉ से, ये R² यदि इससे निकालें तो F कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। F जब नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू 10⁻9, 9 × 10⁻9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻6, और नीचे F की वैल्यू 0.2 न्यूटन। अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ये 0.2 है और ये 0.4 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 0.8 × 2 1.6 और 9। अब 10⁻9 और 6 और 6 12, ऋण 12 में से 9 गया तो 10⁻3। हमने इसको क्या कर लिया, 16 कर दिया, 16 किया तो 16 नम्मा 144, और 10 की घात ये ऋण 4 हो गए। अब R² था, ये R निकालना है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, √, इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 10 की घात ऋण 4 का 10 की घात ऋण 2 आएगा और 144 का 12 आएगा। ये आंसर काय में आएगा, मीटर में। 10 की घात ऋण 2 मीटर लिखा है, इसका मतलब है 100 का भाग हो रहा है, तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ।
10 की घात ऋण 2 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस क्या आई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो इजीली हमने ये निकाल ली, तो फार्मूला वही है, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते। अच्छा, इसका बी और है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अब देखिए, एक गोला जितने पर बल लगाता है उसको वेक्टर F12 कहते हैं, वो बराबर होगा F21 के। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा आरोपित बल भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन। तो आज आपने रिवीजन किया हमारे अध्याय 2 का। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार आप अपने अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में घर पर रहकर पढ़िएगा और पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझिएगा, शिक्षकों का मार्गदर्शन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।